नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म जयंती पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 31 मई को यानी कल जयपुर आ रहे हैं। पिंक सिटी में उनके स्वागत में पलक पावड़े बिछाने की तैयारी है। जेपी नड्डा जवाहर सर्किल से खुली कार में सवार होकर ईपी तक जाएंगे, जहां नारी शक्ति को सम्मान और सौगात देंगे। साथ ही महिला उत्थान पर बात करेंगे। हालांकि ये दौरा महज एक महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में शिरकत करने तक सीमित नहीं रहने वाला है। जेपी नड्डा एक पंथ दो काज को चरितार्थ करते हुए संगठन की स्थिति को भी परखेंगे। वो जानेंगे कि कार्यकर्ता व नेता के बीच संवाद और समन्वय कैसा चल रहा है। आज बात इसी खास मुद्दे पर। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए हैं पंकज मीणा जी, बीजेपी प्रवक्ता है। स्वागत है पंकज जी आपका। आरव तिवारी जी भी हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस प्रवक्ता है। आरव तिवारी जी आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक एकलव्य सिंह जी भी चर्चा में शामिल हुए। एकलव्य जी आपका भी बहुत स्वागत है। अहम है, जहां मिशन है मजबूत संगठन और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आ रहे हैं। चलिए सबसे पहले शुरुआत पंकज जी आपसे ही करते हैं। कितना अहम बीजेपी के लिए रहने वाला है, क्योंकि ये ऑब्वियस है कि जेपी नड्डा जब राजस्थान आ रहे हैं तो बीजेपी के लिए तो बड़ी बात है और किसी उत्सव से कम नहीं होता है। तैयारियां भी जोर शोर से की जा रही है, लेकिन सबसे खास क्या रहने वाला है इस दौरे में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसका आज पूरे देश में और पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का गौरव भी प्राप्त है। और उसका अगर कोई कारण है तो हमारा एक संगठनात्मक विचार शैली, संगठनात्मक काम करने की पद्धति हमारी सबसे इम्पोर्टेंट होती है। हमारे यहाँ एक वार्ड से निकला हुआ व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाता है, और जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाता है तो वार्ड तक को संभालता है। ये एक भारतीय जनता पार्टी के संगठन की एक विशेषता है। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से आदरणीय जेपी नड्डा जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बाद में लगातार लगभग हर साल जयपुर में आना रहा है, और जब भी जयपुर आते हैं तब उनका जयपुर की जनता और जयपुर के कार्यकर्ता बड़े मान मनोबल के साथ स्वागत सत्कार करते हैं। तो ऐसा ही कल का कुछ कार्यक्रम रहने वाला है, जब पूरे जोश खरोश के साथ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जयपुर की जनता आदरणीय जेपी नड्डा जी का जयपुर की धरा पे एक पिंक सिटी में गुलाबी नगरी पे उनका स्वागत करेंगी। पर साथ में ये भी एक महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जयपुर आ रहे हैं या किसी राज्य की राजधानी में आ रहे हैं तो निश्चित रूप से वो संगठन को मजबूत करने का काम भी करेंगे, संगठन की नब्ज टटोलने का काम भी करेंगे। और जब हम सरकार में होते हैं तो हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, तो निश्चित रूप से वो सरकार को भी एक बूस्टअप देने का काम करेंगे। लेकिन पंकज जी, महिला सशक्तिकरण के मद्देनजर कार्यक्रम में शामिल होंगे, इस पर भी बहुत ज्यादा फोकस है। क्या आने वाले वक्त में महिलाओं के लिए कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं पार्टी के अंदर, इस लिहाज से इसे देखा जाए? बिल्कुल। आप देखिए, अहिल्याबाई जी होलकर की जन्म शती का 300वीं जयंती का वर्ष का कार्यक्रम चल रहा है। और अहिल्याबाई होलकर एक ऐसी नारी थी, एक ऐसी कहना चाहिए कि हमारी वीर महिला थी, जिससे पूरे देश के, पूरे विश्व में महिलाओं के लिए एक विश्वास और एक अपने एक मुकाम कायम किया कि और एक हर महिला को प्रेरणा देती है। और इस अहिल्याबाई जो होलकर जी की जो 300वीं जयंती है, इसको भारतीय जनता पार्टी पूरे धूमधाम से मना रही है। और आप इसका महत्व समझ सकते हैं कि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष अहिल्याबाई होलकर जी की जयंती के कार्यक्रम में जब आ रहे हैं, मैं आपको याद दिलाऊं, 1 तारीख को माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी भोपाल में भी ठीक प्रकार इसी प्रकार के कार्यक्रम में जा रहे हैं। तो आप भारतीय जनता पार्टी का आज अगर आप देखें तो पूरा जो शीर्ष नेतृत्व है वो अहिल्याबाई जी होलकर के जन्म जो 300वीं जयंती है, इसको बड़े धूमधाम से मना रही है। और जब हम अहिल्याबाई होलकर की जयंती के कार्यक्रम के बारे में हम बातचीत करते हैं तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि नारी सशक्तिकरण के बारे की दिशा में क्या काम करें। तो मुझे लगता है कि इस बात का हमको एक बार 24 घंटे इंतजार करना चाहिए। कल जेपी नड्डा जी यहाँ आएंगे तो निश्चित रूप से वो अहिल्याबाई होलकर जी
के जन्म जो दिवस है 300वां, उसके ऊपर वो नारी सशक्तिकरण का जरूर कोई ना कोई हमको सौगात दे के जाएंगे। ठीक है तिवारी जी, अहिल्याबाई होलकर की जन्म शताब्दी पर चलिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है, लेकिन संगठन की नब्ज भी टटोलेंगे यहाँ पर आने के बाद जेपी नड्डा, और कई लिहाज से अलग अलग एंगल से देखा जाए तो महत्वपूर्ण हो जाता है बीजेपी के लिए। कांग्रेस के लिए ये दौरा क्या मायने रखता है? श्वेता, मैं सबसे पहले तो अहिल्याबाई होलकर जी को मैं नमन करता हूं। कल उनका 300वां दिवस है। भारतीय जनता पार्टी पूर्वजों को याद करती है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। देश के नायक रहे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजस्थान आ रहे हैं केवल अहिल्याबाई होलकर जी के शताब्दी समारोह के लिए। मैं इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं। जिस प्रकार से 1.5 साल में राजस्थान की भजनलाल जी की सरकार जनता के मुद्दों तक पहुंच नहीं पा रही है, और मुख्यमंत्री भजनलाल जी हर दूसरे तीसरे दिन दिल्ली जाकर के नेताओं से मिलते हैं, इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के पास भी इस बात की खबर है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमजोरी है। और वो यहाँ आकर के बहाना तो अहिल्याबाई होलकर जी का है, लेकिन यहाँ आकर के नब्ज टटोलना चाहते हैं। क्योंकि आज आपने देखा होगा, कल राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने देश के कृषि राज्य मंत्री के घर में नकली खाद की सैकड़ों फैक्ट्रियां पकड़ी हैं, सैकड़ों, जिसमें आप मार्बल का पाउडर मिला करके पूरे देश में बेच रहे हो। राजस्थान के अजमेर जिले से जो आ रहे हैं हमारे देश के कृषि राज्य मंत्री, उनको पता नहीं था क्या? राजस्थान की सरकार के शासन को पता नहीं था क्या? कलेक्टर को पता नहीं, सीपी वहां के एसपी को पता नहीं? इसका मतलब है घालमेल था। वहां से एमपी भी और एमएलए सब ने मिलकर के प्रशासनिक अधिकारियों ने करोड़ों करोड़ों रुपए कमाए। और इसी प्रकार अगर वो अहिल्याबाई होलकर जी, मैं पंकज भाई को मैं कहना चाहता हूं, पंकज भाई वो वीर महिला थी, ऐसा तो मैंने सुना नहीं, उन्होंने तो कोई युद्ध किया ही नहीं। और इसी प्रकार जांगड़ा जी जो भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा से सांसद है, उन्होंने कहा ये वीर महिला थी। अगर वहां पहलगांव में उन महिलाओं को अगर ताकत अहिल्याबाई होलकर से लेनी चाहिए थी तो हमारा सुहाग ही नहीं मिटता। सवाल है कि अहिल्याबाई होलकर भारत की एक सुशासन वाली देश हमारी नेता थी। उन्होंने अपने साम्राज्य में लोगों का भलाई का काम किया, लोगों के उन्नति का काम किया। उनका वीरता से वो युद्ध प्रेमी थी ही नहीं। इसलिए सबसे पहले तो कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनको जो वीरता की कहानियां, वीर तो थी हमारी रानी लक्ष्मीबाई, जब इनको खुद को पता नहीं कि अहिल्याबाई होलकर कौन थी, किसको ज्ञान देंगे? और फिर इनके महिला सशक्तिकरण की, भाई पंकज, हमारे देश की वो महिला जो 17 साल की लड़की, अगर कौम से वो मुसलमान हो सकती है, लेकिन आप ही के देश के मध्य प्रदेश राज्य का एक मंत्री अगर ऐसे बदतमीजी की बात करता है कि आतंकवादियों की बहन है, कौन सी महिला सशक्तिकरण की बात करते हो? वहां के उप मुख्यमंत्री कैसी निर्लजता से बात करते हैं, कौन से महिला सशक्तिकरण की बात करते हो? ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात, दूसरी तरफ ऐसी महिलाओं के ऊपर भी टिप्पणी जो की जाती है उस पर एक्शन होना चाहिए, और इसलिए इस बात का, इस मुद्दे का जिक्र आप बार बार करते हैं। ठीक है, ठीक है तिवारी जी, हम क्योंकि मुद्दे में रहते हैं, ऐसे तो बयान बहुत आए और उस पर भी हमने चर्चा पहले भी की है, क्योंकि अभी दौरे को लेकर हम बात कर रहे हैं। और एकलव्य सिंह जी भी हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक। एकलव्य जी, राजनीतिक तौर पर मायने क्या है? क्योंकि एक ही कार्यक्रम में शामिल होकर जेपी नड्डा चले जाएंगे ऐसा भी नहीं है, और क्योंकि वो आ रहे हैं इसलिए कई बैठकों का दौर भी जारी रहेगा और संगठन की भी नब्ज वो टटोलेंगे। नियुक्तियों के मद्देनजर भी इसे देखा जा रहा है कि कुछ आने वाले वक्त में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं, नियुक्तियां हो सकती हैं, यानी कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन क्या वाकई में जो आरोप लगा रही है कांग्रेस की तरफ से, या विपक्ष बोल रहा है कि हाँ सब कुछ ठीक नहीं है, सत्ता संगठन और इन सब चीजों को ही देखने समझने के लिए आ रहे हैं जेपी नड्डा? देखिए श्वेता जी, इस बात पे आने से पहले आपके दर्शकों के लाभ के लिए मैं अहिल्याबाई होलकर के बारे में कुछ बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ना भाजपा के प्रवक्ता और ना कांग्रेस के प्रवक्ता वो मैसेज कन्वे कर पाए कि अहिल्याबाई होलकर की क्या अहमियत है भारत के इतिहास में और आज के प्रेजेंट से उसको कैसे कोरिलेट किया जा सकता है। देखिए, भारत में जब शासन में एक
पुरुष प्रधान शासन का बोलबाला था, तो ऐसे समय पे अहिल्याबाई होलकर एक ऐसी शासक बनी जिन्होंने एक मिसाल कायम करी। और उनकी एक कुशल शासक होने के अलावा जो एक बहुत बड़ी बात थी वो थी कि जब औरंगजेब ने एक फरमान के जरिए काशी विश्वनाथ धाम को ध्वस्त किया था, तो उन्होंने ही ये बेड़ा उठाया था कि उन्होंने उसकी पुनर्स्थापना करी और उन्होंने ये इंश्योर करा कि हिंदू संस्कृति हमेशा जागृत रहे, क्योंकि वो एक हिंदुओं का बहुत ही पावन स्थल है। आज भी हम देख रहे हैं कि काशी, मथुरा, अयोध्या में जो बात होती है वो काशी जो है वो काशी विश्वनाथ धाम के लिए ही बात होती है। तो उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था इसमें। और आप देखेंगे कि जब से ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की 11 वर्ष पहले सरकार बनी और एक तरह से उनने भाजपा की कमान संभाली, तो तब से कई मुद्दों में जो दो उनके एक प्रमुख एक तरह से मुद्दे रहे हैं वो रहे हैं महिला सशक्तिकरण और दूसरा सांस्कृतिक पुनर्स्थापना। तो इन दोनों ही एजेंडास पे मैं समझता हूं कि जो अहिल्याबाई होलकर हैं वो इन दोनों की बहुत बड़ी प्रतीक हैं। तो मैं समझता हूं कि जब उनकी 300वीं जयंती का अवसर है तो भाजपा के कोई गणमान्य नेता या व्यक्ति आके उसमें शामिल हो, ये तो होना ही चाहिए। दूसरी बात मैं आपको श्वेता जी एक और बात कहूं कि मैं आर तिवारी साहब का बहुत सम्मान करता हूं और मैं पूरी तरह सहमत हूं इस बात से कि उन्होंने जो मंत्री हैं वहां के मध्य प्रदेश के, उन्होंने जो कर्नल सोफिया कुरैशी जी पे जो टिप्पणी करी थी, ऐसे व्यक्ति को सिर्फ मंत्री पद से नहीं पार्टी से भी बर्खास्त करना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि वो अपनी सजा भुगते। परंतु मैं पूछना चाहता हूं कि इनके इंडी अलायंस के पार्टनर राम गोपाल यादव ने जो व्योमिका सिंह जी के लिए टिप्पणी करी, वो ऐसा शब्द है जो मैं यहां पे आपके डिबेट पे यूज भी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन सारे दर्शक आपके जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा था। क्या ये आज अपने इंडी अलायंस के उस पार्टनर से अपना उस बात पे रिश्ता खत्म करेंगे या कम से कम उन्हें फोर्स करेंगे कि वो राम गोपाल यादव को अपनी पार्टी से निष्कासित करें, जो हमारी सेना, हमारी महिला के लिए ऐसी टिप्पणी कर सकता है? तिवारी जी, एकलव्य सवाल ये नहीं हमने ऐसा किया आपने ऐसा किया, चाल सर मैं तो सहमत हूं आपकी बात से। मैंने कहा एकदम स्पष्ट शब्दों में कहा कि ऐसे मंत्री को बर्खास्त करके पार्टी से निकाल के और रोड पे घुमाना चाहिए, बेइज्जत करना चाहिए। लेकिन आप बताइए ना, लेकिन सवाल ये तिवारी जी, राम गोपाल यादव सवाल है कि एक्शन तो उन्होंने भी नहीं लिया। आपका पूरा इंडी अलायंस कॉन्स्टिट्यूशन संविधान लहरा लहरा के कहता है, जाति की बात करता है। गोपाल यादव की बातों से कांग्रेस सहमत ना थी, एक्शन की बात है, कार्रवाई क्या हुई? अलायंस में बहुत सारी बात, अरे तो मेन स्ट्रीम के हैं आपके नेता। आपने महिलाओं की बात करते हो, दिल्ली के अंदर अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों को आपने महीनों तक रुलाया। आप ही के सांसद थे ब्रजभूषण सिंह जी, उन्होंने क्या किया था? तो मैं फिर कह रहा हूं ये फिर गलत झूठ है। ब्रिजभूषण सिंह जी के अगेंस्ट जो भी जितना भी इन लोगों ने एजेंडा चलाया, 3 दिन पहले ही उनको क्लीन चिट दे दी गई है। तो इनके यहाँ पे बस एक एजेंडा चलाने से वो कोई अपराधी साबित नहीं हो जाते। ठीक है, लेकिन तिवारी जी ऐसे तो बहुत मुद्दे निकलेंगे, उस पर हम बात करें। अगर आज कल आ रहे जेपी नड्डा कार्यक्रम को लेकर है, ठीक है, अहिल्याबाई होलकर को लेकर भी इन्होंने बात कही कि आखिर क्यों जरूरी होता है इस तरह कार्यक्रम में बड़े किसी दिग्गज का मौजूद होना। लेकिन एक सवाल ये भी है कि ठीक है, बीजेपी अपने संगठन को मजबूत करने के लिए दूसरी कोशिशें कर रही है, या आप कह रहे हैं, आपने तो आरोप लगा दिया कि हाँ इसमें सब कुछ ठीक नहीं है, सरकार को भी सत्ता को लेकर भी, संगठन को लेकर भी कांग्रेस का फोकस ज्यादा है कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक है? सवाल कांग्रेस है, फिर बीजेपी करनी है। फिर डबल इंजन की सरकार, चाल चरित्र चेहरा, पार्टी विद डिफरेंस, ये नारे कौन दे रहा है? हम नहीं दे रहे। ये कह रहे हैं दुनिया के सबसे चाल चरित्र चेहरे वाली। फिर कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की सरकार राजस्थान के 8 करोड़ लोगों को सुशासन नहीं दे पा रही है। ये कल तक कहते थे कि राजस्थान को कांग्रेस वालों ने रेपिस्तान बना दिया। आज महिलाओं के साथ में जो कुछ हो रहा है पूरा देश देख रहा है। अरे कांस्टेबल को मार दिया जाता बद्री माफिया के नाम पर, और फिर अचानक आप पूरे 85 किलोमीटर पंकज जी इस पर एक कमेंट के नाम पर करते पंकज मीणा जी, ना पानी है, ना बिजली है, ना रोजगार है, आप नौकरी नहीं दे पा रहे हो। उन बच्चों का फैसला तो करो। तिवारी साहब, मैं भी एक छोटा सा निवेदन कर दूं। नहीं रखोगे? ठीक है तिवारी जी, एक सेकंड बहुत सारे आरोप लगा दी, मैं भी एक छोटा सा निवेदन कर दूं। आप तो कृपया करके मेरी बात शांति से सुन लीजिए। इस राजनीतिक दल का इतिहास चापलूसी का जा रहा हो, चरण चुंबन का रहा हो,
अरे उनको ये चीज आप समझनी नरेंद्र मोदी चाहिए। का गीत गाने के अलावा आपके पास कुछ नहीं। तिवारी अरे जी, तिवारी साहब, तिवारी सवाल साहब, उठाए तिवारी जी, उसी का जवाब ले ले पहले। तिवारी जी, आप खुद अपने गिरबान में तिवारी झांक के जी, देखो मीणा साहब। ठीक है तिवारी जी, एक बार पहले उनसे जवाब लेने दीजिए, अरे सवाल तो तिवारी आप ही जी, सुन देखिए लीजिए। ना। ठीक है पंकज जी, इस- बात पूरी कीजिए जी। तिवारी जी, हाँ बिल्कुल, इनको वीरता इसलिए समझ में नहीं आएगी कि इनका खुद का इतिहास चापलूसी कर रहा अरे है। हमारा वीरता इतिहास ये भी तो होती बलिदान का है कि इतिहास है। औरंगजेब जो शासक है, पंकज भाई, हमारे अराजक तो इंदिरा शासक था, एक गांधी ने, आतंकवादी महात्मा शासक गांधी था, ने, राजीव उसके गांधी सामने ने देश मजबूती के से लिए खड़े रहे, ये भी बलिदान वीरता किया। होती है। आपके तो एक पर अपने चापलूसी कब्जा करने वालों को वाला कहाँ वीर समझ नहीं में आएगा ये बात। आप हमारे दूसरी इतिहास बात, की तो बात ही एक मत पुरुष करो। प्रधान जैसा अभी एकलव्य ने बताया कि पुरुष प्रधान के बीच में एक महिला का शासक बने रहना, ये भी वीरता था। अरे तिवारी जी, हार्ट को परेशानी हो जाएगी, इतना गुरु मत हो, आराम से सुन लो, आपके दुनिया सुन रही है आपकी बातें। हाँ, दूसरी बात आपने कहा, इन्होंने एक आरोप लगाया कि भजन लाल जी हर दूसरे दिन दिल्ली जाते हैं। तो मैं आपके सामने आपके चरण के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जब राजस्थान में ईआरसीपी प्रोजेक्ट बनके तैयार था 2017 में, 2018 से 23 तक 5 साल तक मुख्यमंत्री जी एक बार भी दिल्ली नहीं गए। तो मुझे लगता है कि ऐसी जिद्दी मुख्यमंत्री के मुकाबले तो माननीय भजनलाल जी लाख गुना बढ़िया है कि दिल्ली जा रहे हैं और राजस्थान की जनता के लिए सौगातें ला रहे हैं। आप देखिए, पिछले 1.5 साल के अंदर दिल्ली जाकर ही हमने ईआरसीपी योजना सैंक्शन कराई, हमने दिल्ली जाकर ही जो यमुना का पानी है शेखावटी के लिए आना, वो हमने सुनिश्चित किया। ये सब दिल्ली जाने से ही ठीक हुआ। है पंकज जी, ये इसी पर फोटो में तिवारी बैठने से जी, नहीं तिवारी जी, होता। ये बात बार बार उठती है कांग्रेस की तरफ से कि आप लोग बोलते हैं कि पर्ची की सरकार है, मुख्यमंत्री की दौड़ दिल्ली तक होती है, बार बार दिल्ली जाते तब फैसले होते हैं। लेकिन एक बात बताइए, जब डबल इंजन की सरकार है, राज्य सरकार केंद्र सरकार का समन्वय अच्छा है और दोनों मिलकर ही तभी तो विकास होगा बेहतर, और इसके लिए अगर हर एक सेक्टर के अलग अलग केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर अहम फैसले लेकर या जो दिक्कतें आ रही है उस पर चर्चा कर यहाँ का समाधान किया जा रहा है, तो क्या ये गलत है? क्या सीएम को नहीं जाना चाहिए? ये सवाल उठता क्यों है विपक्ष की तरफ से? वो इसलिए उठता है, मैं पंकज भाई से कहना चाहता हूं, ईमानदारी से आप ठंडे दिल से सोच के बताओ, 1.5 साल में राजस्थान की जनता के लिए आप कोई नई योजना लेकर के आए हो क्या? दिल्ली के इतने चक्कर लगे। अरे ईआरसीपी की योजना तो वसुंधरा राजे जी की योजना थी, हम तो उसको आगे बढ़ा रहे थे। बीजेपी की योजना को राजस्थान के 2.5 करोड़ लोगों की अच्छाई के लिए तुम आगे बढ़ा रहे थे। आज आप बता दो, आज राजस्थान में पीने का पानी नहीं है। आप वो ऐसा ही भर्ती के मामले में आप लोगों ने कहा था सरकार हमारी बताइए। पंकज जी, तिवारी जी, वक्त खत्म होने जा रहा है, वक्त खत्म हो जा रहा है। एक कमेंट जरूर चाहूंगी मैं विस्तार से, एकलव्य जी। ठीक है तिवारी जी, सुनिए तिवारी जी, एक अहम सवाल ये रहेगा एकलव्य जी कि देखिए, एक तरफ तो विपक्ष लगातार सवाल उठा रहे कि कुछ हुआ ही नहीं, इन 1.5 सालों में कुछ नहीं हुआ, कोई नई योजना नहीं आई। दूसरी तरफ कई अहम फैसले इन 1.5 सालों में लिए गए हैं, और अगर दिल्ली जाकर मुलाकात होती तो क्या ये भी सवाल उठेगा इस पर, और इस पर भी क्या कोई नेगेटिव कमेंट हो गए तो अच्छी बात है? देखिए श्वेता जी, एक क्या सिर्फ ये एक मुद्दा बनाया जा रहा है? नहीं, देखिए श्वेता जी, एक बात समझनी पड़ेगी कि जहां तक जो कार्य किए गए हैं, मेरे ख्याल से आपके इसी पटल पे हमने अनगिनत डिबेट्स करे हैं नई स्कीम्स और नए प्रोग्राम्स को लेके। परंतु मैं एक बात कहूं श्वेता जी, एक बात को समझना पड़ेगा कि हमारा जो लोकतांत्रिक ढांचा है ना, उसके मुताबिक भाजपा को अधिकार था कि वो किसको अपना मुख्यमंत्री बनाए। ये बार बार इस तरह से किसी मुख्यमंत्री को बेइज्जत ये कह के करना कि ये पर्ची की सरकार है, तो आज इतनी इतिहास की बात हो रही थी ना, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं, 10 सेकंड लूंगा। जी। इस देश में सबसे पहले जब प्रधानमंत्री का चुनाव होना था ना, तो उस समय 14 स्टेट कमिटीज थी कांग्रेस की, उनमें से 12 ने हमारे सरदार पटेल जी को वोट दिया था, और नेहरू जी को कितने वोट मिले थे? 0। महात्मा गांधी जी ने उनकी पर्ची खोली थी सबसे पहले इस देश में। सबसे पहला कोई पर्ची का प्रधानमंत्री था ना इस देश में, तो जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये जो पर्ची करते रहते हैं ना, इससे अब आगे बढ़ना चाहिए, बात मुद्दों पे करनी चाहिए कि भाई कोई स्कीम आई, आज एसआई भर्ती की बात करते रहते हैं, किसके समय का स्कैम है वो? ठीक है, आप ये बात करो कि इसमें जो बांटने का हम फैसला करेंगे, एकलव्य हाई कोर्ट का फैसला है, एसओजी का फैसला है, आपकी मंत्रिमंडलीय उप समिति का फैसला। आप तिवारी जी, ना करो, आपने अपनी सरकार के दौरान क्या किया वो जरा बताओ ना। आपको 18 से 23 के अंदर शासन करने को मिला, आपने हर भर्ती के अंदर घोटाला किया, हर पेपर को लीक किया, आपने हर जगह अपने नेताओं को सुनिश्चित किया कि किस तरह भ्रष्टाचार से आकर डूबे रहे। अब आप यहाँ सरकार आने के बाद, आपकी सरकार खोने के बाद में चिल्लाने का क्या लाभ?
आप ये बताओ, आपके सरकार के दौरान क्या उपलब्धि थी? हमने आप 4 एक भी लाख पेपर लोगों लीक को को पकड़ पाए थे क्या? रोजगार दिया था उल्टा आपके समय तो ये था कि 4 नीट का लाख पेपर जबकि लीक हुआ कोरोना के तो 2 आपके साल मंत्री ने हमारे बोला ये तो समय नीटोत्सव है, ये तो और अगर नीट के लेकिन पेपर तिवारी जी के अगर नीट इतना ही आपके सब कुछ उत्सव अच्छा बताया होता था। तो सरकार की वापसी होती ना। जनता ने नहीं दिया, कुछ तो कमी रही होगी। और कमी अगर सरकार, और अभी 1.5 साल है, आप लोग बार बार मुख्यमंत्री पर कमेंट कर रहे हैं, लेकिन 1.5 साल हो गया और शुरुआती तौर पे चलिए बोल सकते थे, तब आप कहते थे कि नहीं एक्सपीरियंस नहीं है। 1.5 साल में तो बहुत चीजें ऐसी हैं जो दर्शा दी गई है कि हाँ मुख्यमंत्री ने प्रूव किया। अब अगर वक्त दे और इन्हीं चीजों को मुद्दा बनाकर अगर घूमते रहेंगे तो ये तो जनता भी देख रही है। फिर से 5 साल बाद चुनाव आने हैं, किसको मौका मिलता नहीं मिलता ये तो जनता ही तय करेगी। बहरहाल फाइनल कमेंट, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। आज का जो आपका डिबेट का टॉपिक है नड्डा जी की इस विजिट को लेके, मतलब इसके अलावा की जो 300वीं जयंती है, मैं समझता हूं कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इस पार्टी के, और मैं समझता हूं कि ये कर्तव्य होता है कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का कि वो यहाँ पे आए, तो वो चाहे संगठनात्मक तौर पे या चाहे मतलब सरकार को लेके वो अगर यहाँ पे मार्गदर्शन करते हैं, तो मैं समझता हूं कि एक जो जैसे कहते हैं कि जिनका इस तरह का प्रारूप होता है इतना बड़ा, जिन पार्टीज का या जिन संगठनों का, उसमें इसी तरह से काम होना चाहिए। और अगर यदि वो ऐसा करते हैं तो ये अच्छी बात। चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, जेपी नड्डा आ रहे हैं, मिशन एक ही कि संगठन मजबूत हो, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जब वो आएंगे तो ये यहाँ के कार्यकर्ताओं पर भी, और खासतौर से संगठन की बात करते हैं, सभी का उत्साह चरम पर है। सभी परख पापड़े बिछाकर उनका इंतजार भी कर रहे हैं, उनके स्वागत के लिए भी कई अहम कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। अब उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं, इन लोगों के इंतजार भी बढ़ जाता है कि जो नियुक्तियां होनी है उस पर लेकर क्या फैसला होता है, क्या मैसेज यहाँ पर देकर जाते हैं, कैसे संगठन को और मजबूत करना है। तमाम अहम पहलू, कम से कम बीजेपी के लिए तो ये बहुत ही अच्छा कल का दिन के लिए रहने वाला है जब जेपी नड्डा आएंगे। लेकिन अब इसे कांग्रेस कैसे लेती है वो एक अलग बात है, लेकिन इतना जरूर है, महिला सशक्तिकरण को लेकर बात की जा रही है, कार्यक्रम में वो शामिल होंगे और बड़ी सौगातें महिलाएं और बालिकाओं के लिए वो देकर जाएंगे, ये भी तय है। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव मैच के लिए बस इतना ही। नमस्कार।